मैंने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है रिगार्डिंग दिस टॉपिक। सैंपल साइज दे रखा है और आपका वैल्यू ऑफ आर दे रखी है। यहाँ पर सैंपल साइज 2 दे रखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, और वैल्यू ऑफ आर भी इसी तरह दोनों के लिए अलग अलग दे रखी है। 5 के लिए 0.87 है और 12 के लिए 0.56 है। तो हमको इनके बीच में टेस्ट करना है, अप्लाई फिशर जेड टेस्ट क्वेश्चन है। तो हमें सीधा क्लियर क्वेश्चन बोल दिया कि यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ जेड टेस्ट। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या रहता है कि सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारे लिए सबसे बेस्ट पार्ट क्या रहता है कि हम जब भी हम आंसर सॉल्व करते हैं तो जो पूछा जाए उसका पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला लिख लीजिए आप जेड का फॉर्मूला क्या है फिशर जेड टेस्ट का, Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ Z, जो कि दोनों के लिए ही होगी। तो आपका आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय n-3 और 1 डिवाइडेड बाय n+1 और उसका अंडर। तो हम इसको लिख लेते हैं। सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो क्वेश्चन करने का यही होता है। मैं तो इसी को मानती हूँ कि जो क्वेश्चन करने का तरीका वो यही है। सबसे पहले जैसे ही आपके पास से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिख लीजिए जो चीज आपसे पूछी गई है क्वेश्चन में। Z का फॉर्मूला क्या है, Z1 प्लस Z1 Z2, ठीक है, Z1 Z2, ठीक है, दोनों के लिए ही है Z2। और यहाँ पर आपको क्या बताया था 1 n-3 और 1 n+, ठीक है, ये फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला है जब आपके जो 2 इंडिपेंडेंट सैंपल, आपके जो 2 इंडिपेंडेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन रहते हैं उसके लिए। इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि दोनों को हमको ऐड करना है और जो फॉर्मूला रहेगा वो दोनों के लिए ही n-3 रहेगा। हमने इन दोनों को ऐड कर देना है वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे। तो बेसिक फॉर्मूला हमारा ये हो गया जिसके लिए क्वेश्चन करना है। अब हम स्टेप स्टार्ट करते हैं। वही लेट अस टेक नल हाइपोथेसिस। क्या करेंगे, लेट अस टेक नल हाइपोथेसिस देयर इज नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है, दैट मींस वो बराबर है। तो वही सेम से शुरू करते हैं। नल हाइपोथेसिस H0 डिनोट्स द नल हाइपोथेसिस। और आपका जो R की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, R की वैल्यू मेंशन कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो प्रोपोर्शन है सैंपल प्रोपोर्शन P1 = P2। और दूसरा क्या हो सकता है आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस H1 P1 is not equal to P2, इसके बराबर नहीं है, दैट मींस इट विल बी अ टू टेल टेस्ट। जब मैंने आपको बताया था पहले की क्लास में कि अगर इसके बराबर नहीं है तो ये क्या है, इसका मतलब टू टेल टेस्ट, टू टेल टेस्ट। और टू टेल टेस्ट अब आप कहोगे कि टू टेल टेस्ट है तो वन टेल भी होना चाहिए। वन टेल भी होता है, कैसे होता है, अगर ये लेस देन और ग्रेटर देन होता है। अगर यही वैल्यू इस तरीके से हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, टेस्ट क्या हो जाएगा, वन टेल, ठीक है, वन टेल हो जाएगा। एक ही तरफ है, वन टेल का मतलब है कि मैं आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बना के बताती हूँ। ये सिर्फ इसका पार्ट नहीं है, मैं सिर्फ इसको आप लोगों को बता रही हूँ किस तरीके से। देखो ये आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बनाते हो, ठीक है, ये आपको पता है कि हमेशा ऑलवेज बेल शेप एंड नेवर टचेस द एक्स एक्सिस, कभी भी टच नहीं करता है एक्स अपने एक्सिस को। और ये सेंटर में जब इक्वली बांटता है तो ये क्या है, ठीक है, जेड वैल्यू है। अब इसके अंदर जब उसके बराबर कर रहा है, ठीक है, तो यानी कि जो आपका नल हाइपोथेसिस है उसको सेट करना है। अब इसमें जो वन टेल है ये तो बता दिया कि बराबर तो आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो ठीक है, और अदरवाइज तो टू टेल हो जाएगा। अब जो समझाना मैं चाह रही हूँ वन टेल, उसमें क्या होगा,
वन टेल में ये लेफ्ट टेल हो जाएगा या फिर राइट टेल हो जाएगा। अगर आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है ऐसे जाके और ये ऐसे चला जाता है तो ये क्या हो गया, वन टेल का है पर ये क्या है, राइट टेल टेस्ट, क्योंकि ये इसकी तरफ ज्यादा झुक चुका है, राइट टेल टेस्ट। ठीक है, अगर यही ऑपोजिट साइड आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट टेल टेस्ट। इसको आप रिवर्स कर दोगे, ये इस तरफ चला जाएगा, इस तरफ ज्यादा बेंड हो गया है तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट टेल टेस्ट। तो ये सिर्फ बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि जब आपने टू टेल टेस्ट सुना तो आपके दिमाग में आया ही होगा डेफिनेटली कि जब टू टेल है तो वन टेल कौन सा है। तो इसी के लिए मैंने आपको डायग्राम बना के बता दिया कि जब टू टेल है तो वन टेल है। हालांकि ये हमारे अभी क्वेश्चन में नहीं है इसकी जरूरत, क्योंकि हमारा क्वेश्चन इसी से चल रहा है। तो हम ये ज्यादा वैल्यू नहीं मांगा तो वो ऐसी वैल्यू देता है तब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू इम्प्लीमेंट लेफ्ट टेल और राइट टेल और वन टेल टेस्ट, क्योंकि वो कह रहा है तो बराबर है या फिर बराबर नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन इसी से ही शुरू होता है। अब वही सेम, अब मैं बार बार उस चीज को नहीं लिखती हूँ, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर देती हूँ। z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ R1 एंड z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ R2। z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ R1 और दूसरी साइड आ जाएगा R2। दो है आपके पास में, शुरू में से ही करना है आपको, तो आप कैसे कर दोगे, वही फॉर्मूला लगा दोगे आप 1.153 log 10। अब आप इतनी बार ये z टेस्ट कर लोगे कि आपको बिल्कुल एकदम लर्न हो जाएगी वैल्यू भी और ये फॉर्मूला भी जब प्रैक्टिस करोगे। log 10 1 plus R1 1 minus R2। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। अब इसके बाद वही सेम 1 log 10 और ये जो R की वैल्यू दे रखी थी, R1 दे रखी है 0.87, तो 1 plus 0.87 और 1 minus 0.87। अब मैं एक सॉल्व करके दिखा देती हूँ और आपको दूसरा भी सॉल्व खुद करना होगा, क्योंकि सेम है, सेम मेथड है, सिर्फ वैल्यू चेंज करनी है। आप क्या करोगे, R2 की वैल्यू आप खुद से आप करके देखोगे। 0.87 है, यहाँ पे वही फिर से log 10 और स्क्वायर कर देंगे आप 0.87 और उसमें से वो वैल्यू माइनस कर दोगे 1.87 और उसमें से 0.13। तो भाई जैसे पहले आप सॉल्व करते थे इसको सॉल्व कर लीजिए 13 से, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आंसर है 1.33। मैं डायरेक्ट इसका आंसर निकाल रही हूँ, जो आप कैलकुलेट करना है इसको, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन को भी कैलकुलेट करके आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया था। तो 1.33 आ जाएगा। इसी तरह मैं इसी का भी सीधा आंसर लिखती हूँ, क्योंकि आप सॉल्व करना खुद से इस चीज को, और इसका आंसर है 0.63। मैं यहाँ नहीं लिख के R2 का ये आंसर है R1 का और R2 का आंसर है 0.63। 638 है अगेन और 63 ही है 0.63। यहाँ से इरेज कर देती हूँ। अब हमें जो z टेस्ट हमने लिखा था उसमें का वैल्यू है वो पुट कर देंगे। सिंपल फॉर्मूला लिख रखा है। अब इससे फायदा क्या होगा है कि आपको पता लग गया कि आपने क्या क्या निकाल लिया। z1 की आपकी जो वैल्यू आ गई है कितनी है, 0.133 एंड 0.63 ये वैल्यू आ गई है आपकी, आ गई ना वैल्यू। z का ट्रांसफॉर्मेशन करा आपने तो ये वैल्यू आ गई है 1.33 माइनस 0.63। अब इसको सॉल्व करोगे ये लगा के n की वैल्यू कितनी देखी है हमने 5 माइनस 3 प्लस और यहाँ पर n की वैल्यू दे रखी है 12
12 माइनस 3, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा निकालोगे आप 3 आ जाएगा, जिनका और पॉइंट्स में वैल्यू आ जाएगी तो सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.09। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे जैसे मैंने बताया था, इसके साथ आप ये वैल्यू जरूर लगा देना, नहीं इसको उसके मत कर देना 1.33 एंड 0.63 में से माइनस करके ये जो वैल्यू आई है कैलकुलेशन करने के बाद में उससे आप इसको तब उसका आंसर आ जाएगा 0.9। और फिर क्या आ जाएगा वही सेम कि एट 5% level of significance समझे, at 5% level of significance, level of significance, 5% में कितना था 1.96, ठीक है। तो आपकी जो कैलकुलेट वैल्यू कितनी है 0.9 है। देन वी एक्सेप्ट आर्नल्ड हाइपोथेसिस, जो कि हमने शुरू में एक्सेप्ट किया था कि जो 2 सैंपल्स हैं they are not related to each other, they are independent and there is no significant wave are different from each other। वो दोनों से एक दूसरे से अलग हैं, इंटरकनेक्टेड नहीं है, इंटररिलेटेड नहीं है। इंडिपेंडेंट का मतलब है they are independent from each other। तो हमारी जो हाइपोथेसिस थी वो सेट हो गई है, सही साबित हो गई है। किस कैसे? हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू के कम आने से हमारी जो हाइपोथेसिस हमने सेट किया था वो सही हो गया। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही है। ये था, दोनों ही कंडीशंस दे रखी थी आपकी जेड टेस्ट के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एफ टेस्ट। आपके पास टी टेस्ट हो गया, ठीक है, आपके जो स्मॉल सैंपल टेस्ट है आपके उसमें टी टेस्ट हो गया और जेड टेस्ट हो गया। और ट्राई टू डू मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स करने की कोशिश करना। अभी तो आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल में मत चले जाना। जिस भी स्टूडेंट के पास जो भी बुक है, चाहे वो रिसर्च मैथोडोलॉजी की हिंदी मीडियम की है या किसी डिफरेंट पब्लिकेशन की है, जो फॉर्मूला है वो सब में सेम रहते हैं, वो कहीं वेरी नहीं करते एक दूसरे से अकॉर्डिंग टू द पब्लिकेशन। किसी भी चाहे वो आई डोंट वांट टू नेम एनी ऑफ पब्लिकेशन, यू अंडरस्टैंड बेटर देन मी कि आप किस पब्लिकेशन की बुक्स पढ़ते हो, उसमें आप सिंपल अपने मेथड्स पे जाना। मेथड जब आपको क्लियर हो जाएंगे तो आपका कहीं पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। आज की क्लास में यही तक, कल मिलते हैं नई क्लास में नए सब्जेक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू।